तो बच्चा लोग, हमने लास्ट टाइम ये वाटर साइकिल के बारे में देखा था कि कैसे पानी अर्थ से जाता है और कैसे लौट के वापस अर्थ पे ही आता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं हमारे बायोकेमिकल साइकिल की सेकंड साइकिल, जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। एंड बच्चा लोग, ये साइकिल बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से इसको सुनना। अब भाई, नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हमारे हम प्लांट्स बोले कि एनिमल्स बोले कि ह्यूमन बींग्स बोले, नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन से ही हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन बन ही नहीं सकते। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि ये जो नाइट्रोजन है ना, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में हम कंज्यूम नहीं कर सकते। भाई, अगर आप गलती से भी नाइट्रोजन गैस को अपने अंदर निगल लोगे तो आपके बॉडी में कोई ना कोई तकलीफ शुरू हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। इवन प्लांट्स या कोई भी एनिमल्स, कोई भी लिविंग बींग, नहीं लिविंग बींग तो हम नहीं कह सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हम उसके अलग अलग रूप को कंज्यूम कर सकते हैं। अलग रूप से मेरा मतलब है कि नाइट्रस ऑक्साइड, भाई NO2 या NO, हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नाइट्रेट्स या एमोनिया, एमोनिया का मतलब होता है NH3। मतलब ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजन से ही बने होते हैं, तो उसको हम ले सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं। तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको फिक्स किया जाता है। एक प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एक ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाएगा जिसको हम कंज्यूम कर सके। जैसे कि मैंने पहले बोला, नाइट्रोजस ऑक्साइड, एमोनिया, इन सब में कन्वर्ट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है एटमॉस्फेयर तरीका। भाई, एटमॉस्फेयर में देखो, जनरली एटमॉस्फेयर में हमको पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है। अब एटमॉस्फेयर में जब बिजली कड़कती है ना, बादल होते हैं, बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। कुछ समय के लिए, बहुत ही छोटे से समय के लिए उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और वही टेम्परेचर बढ़ने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट होने के बाद ही वो क्या बनाते हैं, या तो एमोनिया या तो नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा तरीका होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे राइजोबियम। आपने स्टैंडर्ड 8th में भी पढ़ रखा होगा या 7th में पढ़ रखा होगा कि भाई लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो जिसमें दाल वाल उगती है, हम जो दाल खाते हैं ना, वो। आज उनके रूट्स में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एमोनिया में या तो नाइट्रेट्स, NITRATES, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल तरीका। और तीसरा तरीका होता है ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। ठीक है भाई, हम देख सकते हैं ना, नाइट एटमॉस्फेयर का इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि भाई, इंडस्ट्रियल में केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रोजन को नाइट्रोफिक्सेशन, यानी कि जिसमें जो मशीनें चलती है, फैक्ट्रीज में जो वर्क होता है, उस पे अंदर नाइट्रोजन को यूज करते हैं, और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सीधा निकाल दिया जाता है और जमीन में डाल दिया जाता है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए वेस्ट है, बट प्लांट्स के लिए नहीं। वही प्लांट्स के लिए बहुत ही असरदायक हो जाता है। सो भाई देखिए, नाइट्रोजन जो है या तो वो प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे डायरेक्टली, नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे राइजोबियम हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ, तो डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। या तो फिर नाइट्रिफिकेशन, बेटा नाइट्रिफिकेशन भी वही होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को ही नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये नाइट्रिफिकेशन किस किस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एटमॉस्फेरिक या तो इंडस्ट्रियल तरीका, वो कन्वर्ट होगा डायरेक्टली नाइट्रेट्स में, और ये नाइट्रेट्स फिर से यूज कर सकते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स हो सकता है एटमॉस्फेयर के कारण डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हैं, सॉरी नॉट एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं राइजोबियम, उनके वजह से डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, या एटमॉस्फेयर या इंडस्ट्रियल की वजह से जो नाइट्रेट्स बन रहे हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं प्लांट्स को कौन खाता है भाई? एनिमल्स खाता है। इन शॉर्ट, यहां से जो नाइट्रोजन मिला वो प्लांट्स में चला गया, एनिमल्स में चला गया। ओके, अब भाई प्लांट्स मरते हैं, एनिमल्स भी मरते हैं, उनके डेड बॉडीज या उनका वेस्ट, भाई जो एनिमल्स है, एनिमल्स तो वेस्ट छोड़ते ना, जो हम सुसु बोटी जिसको कहते हैं, एक्सटर्नल हमारे बॉडी वेस्ट। भाई
वो क्या करेंगे, जैसे ही जमीन में जाएंगे या उनकी डेड बॉडी जैसे ही जमीन में जाएगी तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को खाने लगते हैं, और हमारी बॉडी को खा के वो क्या बनाते हैं, एमोनिया बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी को खा के एमोनिया बनाना, इसको कहते हैं एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द डेड बॉडीज और द वेस्ट ऑफ द एनिमल्स इनटू एमोनिया। भाई जो भी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ बेटा, इसको सुन के अच्छे से लिखते जाना। एमोनिफिकेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स and the waste material of animals into ammonia. This is called ammonification. अब इसी एमोनिया को हम फिर से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में खाली एक ऑक्सीजन का फर्क है। मतलब अगर मैं NO2 बोलूं तो नाइट्राइट्स हो जाएगा, NO3 बोलूं तो नाइट्रेट्स हो जाएगा। NO2 मतलब नाइट्राइट्स, NO3 मतलब नाइट्रेट्स। ठीक है, तो भाई जैसे ही नाइट्रेट्स बना उसे कंज्यूम कर लिया किसने, वापस प्लांट्स ने, फिर से एनिमल और फिर से गाड़ी चलती रहेगी। अब कुछ ऐसे नाइट्रेट्स है जिसको प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर पाते, तो फिर से क्या होगा, फिर से ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इस नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है कि वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। The denitrification is the process in which nitrates or nitrites are converted into nitrogen by the microorganisms. ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन यहां से मिलेगा वो फिर से चला जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में। तो याद रखना बच्चा, मैं फिर से इसकी समरी बताता हूँ। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो हो सकता है कि राइजोबियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम करें, या तो फिर एटमॉस्फेयर और इंडस्ट्रियल के कारण उसका नाइट्रिफिकेशन होगा, मतलब कि वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बनेगा और उसे फिर से प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं। अब प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, फिर दोनों की डेड बॉडीज या एनिमल वेस्ट को वापस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और एमोनिया वापस नाइट्राइट में कन्वर्ट हो सकता है और वो वापस नाइट्रेट्स में, और वो वापस या तो प्लांट्स में जाएंगे या तो फिर जो बच जाएगा, जो यूज नहीं हुआ होगा, वो एटमॉस्फेयर में यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण वापस नाइट्रोजन बन जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर से धरती पे और धरती से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चलता रहता है। सो दिस इज व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। अब एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हो क्या रहा है कि हम लोग व्हीकल चला रहे हैं, व्हीकल में से अलग अलग मशीनों में से या किसी भी तरीके से हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से धीमे धीमे अर्थ के ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है। अब होता क्या है कि दिन में तो सन आ रहा है अर्थ पे, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। रात के समय जो हीट अर्थ के ऊपर आई थी वही हीट ऊपर जानी चाहिए, मतलब अर्थ से बाहर जानी चाहिए। बट तकलीफ क्या हुई कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उस गर्माहट को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से वो अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा सकती है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो धीमे धीमे बढ़ता जाता है। भाई धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अब होगा क्या कि भाई ये जो चीज हुई ना, धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, इसको नाम क्यों दिया गया भाई, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम ही क्यों दिया गया? अब एक्चुअली होता क्या है कि भाई एक प्लांट्स को, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको बहुत ही गर्माहट चाहिए होती है, तो क्या किया जाता है, एक कांच का पूरा घर बनाया जाता है, मतलब एक बहुत ही बड़ा सा रूम टाइप बनाया जाता है कांच का। उसका टॉप जो होता है ना, खास करके वो कांच का रखा जाता है। क्यों भाई, दिन के समय में लाइट आ रही है, तो सनलाइट के कारण क्या होगा कि कांच का और प्लांट्स के ऊपर तो हीट है, चलो दिन के समय तो उन प्लांट्स को इनफ लाइट इनफ हीट मिल जाएगी सन के कारण, लेकिन रात के कारण अगर हीट उनके कम हो गए तो हो सकता है कि वो प्लांट्स मर जावे। तो हमने क्या किया, उनको कांच के एक घर में रख दिया। क्यों? बिकॉज रात के समय कांच क्या करेगा, गर्माहट को जल्दी से बाहर जाने नहीं देगा, वो उसको पकड़ के रखेगा। कांच क्या करेगा, गर्माहट को पकड़ के रखता है। और ये जो चीज थी ना, इसको हम ग्रीन हाउस कहते थे। ये जो हमने घर बनाया था ना,
इसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ये एक्चुअली रियल में होता है, ये कोई सिर्फ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सच में ऐसा इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे है। ठीक है, ये हो गया ग्रीन हाउस। अब भाई ऐसे ही असर ग्रीन हाउस में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता रहता है, वही असर हमारे अर्थ पे देखने को मिलती है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो इसे फटाफट से एक बार रीड कर ले भाई। The greenhouse effect refers to a change in steady state temperature of a planet or a moon by the presence of atmosphere containing gas that absorbs and emits infrared radiation। देखो क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस का मतलब कि आपके टेम्परेचर में धीमे धीमे, स्टेडी बोल रहा है, स्टेडी स्टेट मतलब कि धीमे धीमे चेंज होगा, एकदम से बढ़ नहीं जाएगा। भाई किसी भी प्लानेट या किसी भी मून में उसके एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई गैसेस होगी, देखो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग गैसेस, ऐसी गैसेस होगी जो कि एब्सॉर्ब करे या तो एमिट करे, क्या, इंफ्रारेड रेडिएशन। भाई जो सनलाइट से आती है वो क्या है, इंफ्रारेड ही तो है। ग्रीन हाउस गैसेस which include water vapor, carbon dioxide and methane warm the atmosphere by efficiently absorbing thermal infrared radiation emitted by the earth surface। अब वो कह रहा है कि जो अर्थ सरफेस ये गर्माहट को छोड़ रही है, उसी अर्थ सरफेस को कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। देखो ये सबसे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये दो गैसें जो सबसे हमारे लिए जहरीली होती है, मतलब यही दो गैस है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कौन सी दो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब इनके कारण क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है, बिकॉज धीमे धीमे वो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन का मतलब होता है कि रात के समय जो हीट निकल के आ रही है अर्थ से, वो by the atmosphere itself and by clouds। As a result of its warmth, the atmosphere also radiates thermal infrared in all directions, including downward to the earth। अब भाई अर्थ का एटमॉस्फेयर की गर्मी बढ़ती जा रही है, तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, हर डायरेक्शन में अपनी इंफ्रारेड छोड़ेगा। अब ये इंफ्रारेड और कुछ नहीं है, गर्माहट ही है बेटा। Thus, greenhouse gases traps within the surface troposphere system। The greenhouse effect is one of the several factors that affect the temperature। भाई ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, बट वन ऑफ द इफेक्ट है ग्रीन हाउस। ठीक है, ओके। अब भाई ये एनर्जी साइकिल का क्या मतलब है कि भाई एनर्जी साइकिल का मतलब है कि जितनी भी हमने साइकिल पढ़ी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब साइकिल के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे रहा है, ये कुछ खास नहीं है। अब अगर इसको एक बार रीड कर लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। देखो, ऑल द अबव मेंशन्ड साइकिल कैन बी ग्रुप्ड और एक्सप्लेन्ड एज एनर्जी साइकिल। इन फैक्ट सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सर्फेस एनर्जी फैसिलिटीज द एवरलास्टिंग साइकिल। ठीक है, इतना खास नहीं पड़ा, वही कह रहा है कि जितनी भी साइकिल हमने पढ़ी है सबकी सब को हम एनर्जी साइकिल कह सकते हैं, बिकॉज सभी में सन जो है वो मेन काम करता है। भाई सन ही तो है जो सबसे पहले एनर्जी देता है, वो नहीं होगा तो किसी तरह की एनर्जी भी नहीं होगी। ओके, चले पढ़ते हैं अब ओजोन लेयर के बारे में। भाई ये शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से करना। अब बेटा ओजोन लेयर क्या होता है सॉरी भाई, हमारे जो ये सनलाइट है ना, वो सन में से जो रेज आती है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। अल्ट्रा वायलेट रेस का मतलब है कि भाई इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसकी जो गर्माहट है ना वो बहुत 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 ज्यादा होती है। अब अगर ये डायरेक्ट हमारे अर्थ पे गिरेगा तो भाई हम तो टपक जाएंगे, मतलब हम जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि हमारे अर्थ के आजू बाजू, देखो मैं आपको फिगर अच्छे से दिखाता हूं, देखो आप देख सकते हो ये अर्थ के आजू बाजू में आपको एक व्हाइट कलर की रे दिख रही है। भाई अर्थ के ना पूरे आजू बाजू एक लेयर सी बनी हुई है, इस लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं। अब होता क्या है भाई, जैसे देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्चुअली अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो भाई अल्ट्रा वायलेट रेस जितनी सन से निकल रही है उतनी पूरी की पूरी अर्थ पे आ जाती, लेकिन ओजोन के कारण आप देख सकते हो कि ये ऊपर से आ कितनी सारी रही थी लेकिन अर्थ पे पहुंचते पहुंचते कितनी छोटी सी हो गई। सो भाई अल्ट्रा वायलेट रेस का जो असर है बहुत ही कम कर देता है ये ओजोन लेयर। ठीक है, तो आज हम जिंदा है तो उसका एक रीजन है ओजोन लेयर। लेकिन बेटा आज हमारी ही एक्टिविटी के कारण ओजोन लेयर जो है ना वो धीमे धीमे खराब होती जा रही है, और उसी को हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब है कि ये जो लेयर है ना, अब इसमें छोटे छोटे होल्स पड़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे क्रैक्स पड़ते जा रहे हैं, जहां से सनलाइट जो है वो रुक नहीं रही है एंड कंटिन्यूस अर्थ पे आई जा रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है
बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई हम क्या करते हैं, हम गाड़ियां चला रहे हैं, अलग अलग मशीन छोड़ रहे हैं, गैस धुआं को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, तो इन सब में एक चीज होती है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बेटा एक तरह का पॉल्यूटेंट है, एक तरह की गैस है। ये कहाँ कहाँ से निकलती है भाई? रेफ्रिजरेटर है, प्रेशराइज्ड कैन है, भाई हमारी AC हो गई, हमारा फ्रिज हो गया, वो सारी चीजें जो ठंडा करने का काम करती है, उसके अंदर एक गैस यूज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सबसे बड़ा रीजन है ओजोन लेयर को क्रैक या ओजोन लेयर में होल्स करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द ओजोन लेयर इज अ लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच कंटेन्स रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। भाई एक्चुअली ओजोन एक गैस है, ऑक्सीजन O3, O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, लेकिन अगर देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये O3, जब 3 ऑक्सीजन के एटम एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम ओजोन कहते हैं। सो ओजोन लेयर इज अ लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच कंटेन्स रिलेटिवली हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। दिस लेयर एब्सॉर्ब्स 93 to 99%। देखो कितनी सारी, भाई सन से जितनी भी अल्ट्रावायलेट आ रही है उसमें से 93 से 99% खुद ले लेती है, विच इज पोटेंशियली डैमेजिंग टू लाइफ ऑफ अर्थ। भाई अगर वो आती अर्थ पे तो वो अर्थ को डैमेज कर सकती थी। ओवर 91% ऑफ ओजोन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट हियर। इट इज मेनली लोकेटेड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर टू द 50 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस। भाई अर्थ सरफेस के 10 से 50 किलोमीटर अगर मैं ऊपर चले जाऊं तो ये लेयर मुझे दिखना चालू हो जाएगी। दो द थिकनेस वेरीज सीजनली। अब इसकी जो थिकनेस है, जो मोटापा है, वो अलग अलग सीजन में अलग अलग रहता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 12 के 12 महीने सेम रहेगा, नहीं, थोड़ा बहुत अलग अलग रह सकता है। ठीक है, सो वही चीज बोली। भाई अगर अल्ट्रा वायलेट रेस डायरेक्टली धरती पे आने लग गई तो धरती को तो डैमेज करेगी करेगी, साथ में हमको कैसे डैमेज करेगी? भाई हमें स्किन कैंसर हो सकता है इन अल्ट्रा वायलेट रेस से। मतलब अगर समझ लो कि कभी ओजोन लेयर खत्म हो गई, मिट गई, तो अल्ट्रा वायलेट रेस डायरेक्ट अर्थ पे आएगी, अर्थ के जिस बिल्डिंग पे वो गिरेगी वो बिल्डिंग को भी तबाह करेगी, क्रैक करेगी, अर्थ को भी, अर्थ जो धरती है उसको भी क्रैक करेगी। और अगर इंसान के ऊपर गिरती है ये, तो इंसान को स्किन कैंसर दे सकती है। ठीक है, तो इतनी खतरनाक है ये, और ये डैमेज होती जा रही धीमे धीमे हमारे ही एक्टिविटी के कारण। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी सिर्फ एक कार्बन साइकिल बाकी रही है, हाँ, और एक ये ऑक्सीजन साइकिल, बाकी पूरा हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है। सो कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल दोनों ही हम नेक्स्ट टाइम एक साथ देख लेंगे।